पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ फलक चौहान। और जनाब, आज का पॉडकास्ट हमारा बहुत ज़्यादा अहम है और पाकिस्तान के लिए इस टाइम एक खुशी की खबर है। वो ये है कि पाकिस्तान की बहरी कुव्वत अब एक नया रूप ढाल रही है और इसकी एक सबसे बड़ी वजह हंगूर सबमरीन है। ये प्रोग्राम पाकिस्तान को इन चंद ममालिक में शामिल कर देगा जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी वाली सबमरीन खुद बनाने की सलाहियत रखते हैं। और आज इसी हवाले से हमने अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है रियर एडमिरल नवीद रिजवी साहब को। इनसे पूछेंगे कि सबमरीन का ये जो प्रोग्राम है पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। जी जी जी, बहुत शुक्रिया। नवीद साहब, आपसे सबसे पहला सवाल भी मैं यही करना चाहूँगी कि हंगूर सबमरीन क्या है और पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा दिफाई मुआहिदा ये क्यों कहलाया जाता है? सबमरीन्स में हमारे पास एक थोड़ी सी तारीख ये है कि सबसे पहले हमारे पास 63 में एक यूएस सबमरीन हमने ली थी, टेंच, और 65 की वॉर में वो हमारे पास मौजूद थी, पीएनएस सबमरीन गाजी। उस अकेली गाजी ने पूरे भारतीय बहरी बेड़े को अपने हार्बर्स में रहने पर मजबूर कर दिया था। ठीक है। और उनमें से कोई जहाज उनका बाहर नहीं आया, उसकी दहशत इतनी थी। तो दैट वाज जस्ट वन प्लेटफॉर्म। अच्छा, उसके बाद जो है फिर हमने फ्रांस से जनरली सारी फिर आगे सबमरीन्स हमारी जो तारीख है वो फिर डेफनीज थी, डेफनीज के बाद अगुस्ता 70s थी, फिर अगुस्ता 90 थी। तो ये जो सारी सबमरीन्स हैं ये फ्रांस की थी। ठीक है। अच्छा, अब वो उनको थोड़ी सी दे एज्ड और हम अब देखना चाह रहे थे, तो हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स ने ये सोचा था कि टू लुक ईस्ट पॉलिसी पे, तो इसलिए और हमारी काफ़ी कोलैबोरेशन चाइना के साथ, डिफेंस कोलैबोरेशन बढ़ गई है। तो उसमें फिर ये चाइना के साथ सारा बहुत लंबी बातचीत हुई, असेस हुआ चीज़ों को, और फिर ये फैसला किया गया कि जो सबमरीन्स हैं वो यहाँ से अब ले जाएंगी। ये जो सबमरीन है हंगोर, ये जैसे जॉइंट वेंचर है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। ठीक है। हंगोर सबमरीन जो है वो एक डिराइव की गई है चाइनीज सबमरीन युआन क्लास, ठीक है, टाइप 039 ब्रावो। ठीक है। नवीद साहब, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़े एजाज़ की बात है जो चाइना के इश्तराक के साथ पहली सबमरीन मिल चुकी है। इसके अलावा भी सबमरीन में और कोई टेक्नोलॉजी है जो पाक नेवी को मिल चुकी है या ऐड ऑन हो चुकी है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको भी और पूरी मुल्क कौम को आपके तवस्सुत से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बात है कि हम एक नई सबमरीन अपने फ्लीट में इंडक्ट कर रहे हैं और कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह पहली, और फिर उसके बाद ये दीगर भी आने वाली कुछ अरसे में हमारे फ्लीट का हिस्सा बन जाएंगी। और ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है और इंशाल्लाह ये एक ऐसा, देखिए सबमरीन जो होती है ना वो एक ऑफेंसिव वेपन है। ऑफेंसिव जैसे बाकी कुछ वेपन्स होते हैं या कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, सबमरीन्स जो हैं वो कंप्लीटली ऑफेंसिव होती हैं और वो जाकर दुश्मन को मारने के काम आती हैं। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो पाकिस्तान ने अचीव कर ली है चाइना के इश्तराक के साथ, और इंशाल्लाह ताला इससे हमारे दुश्मन के दिलों में और भी हमारी नेवी की धाक बैठ जाएगी, आई एम श्योर। इसके बाद जो आप दूसरा सवाल कर रही हैं, तो वो मैं ये बताता चलूं कि ये एक पूरा मरबूत प्रोसेस है जहाँ पे हम देख रहे होते हैं कि हमारा दुश्मन किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहा है, वो क्या कैपेबिलिटीज़ हैं जो वो हासिल कर रहा है, तो और हम उनका तोड़ भी देखते हैं और कुछ ऐसे इनिशिएटिव भी लेते हैं ताकि हम उसके लिए कोई सरप्राइज रख सकें जो उसी वक्त उसको मिले जब वो हमें टेस्ट करने की जुर्रत करेगा। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान ने सरफेस शिप्स के ऊपर भी, नेवल एविएशन में भी और वेपन्स में भी और रेडार सेंसर्स में भी उनमें बहुत सारी इंडक्शंस की हैं, बहुत सारी नई चीज़ें ली हैं, क्योंकि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसमें आप एक जगह पे आके स्टेगनेट नहीं कर सकते, आपको कंटिन्यूसली इसको अपग्रेड करना होता है, रिप्लेस करना होता है, इम्प्रूव करना होता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी
बढ़ती चली जा रही है, इम्प्रूव होती जा रही है। तो इसी तरह हमारे पास जो चाइना से 054 अल्फा वो आए, इसी तरह मिल्जम एक क्लास शिप्स हैं, वो टर्की के इश्तराक के साथ हैं, फिर रोमानिया से ओपीवीज हमने वो ली। इसी तरह नेवल एविएशन में हमारे पास जो है वो एक ऐसे शिप एयरक्राफ्ट आए हैं जो एयर में आपको अर्ली वार्निंग देते हैं। इसी तरह फिर हमारे पास मिसाइल्स हैं जिनका अभी रिसेंटली तजर्बा किया गया, वो सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स भी हैं और एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स भी हैं। और ये दोनों अपने अहदाफ को बड़े प्रिसीजन के साथ लैंड पे भी और सरफेस मतलब समंदर पे भी हदफ बनाने का सलाहियत रखते हैं। अच्छा, ये जो 8 आबदोजों का जो मुआहिदा हुआ है, इसमें कितनी चीन में बन रही हैं, कितनी कराची में बन रही हैं, और इस तकसीम का फिर पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? ये जो मुआहिदा है इसमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत अहम पहलू है। ठीक है। और उसमें जैसे आपने देखा है JF-17 में, बिल्कुल, तो वो चाइना के साथ पाकिस्तान एयरफोर्स का मुश्तरका जॉइंट वेंचर था, एक जॉइंट वेंचर प्रोग्राम इस तरह। तो इसमें जो सबसे बड़ी ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी में एडवांटेज है वो ये है कि वो आपके पास भी ये सलाहियत आ जाएगी, ठीक है, कि आप अपने तौर पर सबमरीन को बेहतर तौर पर मेंटेन भी कर सकेंगे। और जो नई सबमरीन्स फिर इसके बाद आप बनाना चाहेंगे तो वो फिर आप अपने तौर पर उसको अंडरटेक भी कर सकेंगे। ठीक है। नवीद साहब, ये जो हंगोर आबदोज़ें हैं, इनमें पाकिस्तान की पुरानी आबदोज़ों के मुकाबले में साइज़ और सलाहियत में कितना फ़र्क है, क्या कैपेसिटी है? हाँ, इसमें जो है ना ये वाले जो हंगोर हैं, अच्छा हाँ आपने ये भी पूछा था कि कितनी हैं, तो ये 8 हैं, जिसमें से 4 चाइना में बन रही हैं और 4 पाकिस्तान में। ठीक है। तो उसमें ये साइमल्टेनियसली चल रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह पहली तो इंडक्ट हो चुकी है, तो अब दीगर भी बहुत जल्द अरसे में पाकिस्तानी बहरी बेड़े के अंदर शामिल हो जाएंगे। ठीक है। अब जो आपने ये पूछा है कि इनका पिछली सबमरीन्स के साथ क्या मुवाजना है, कन्वेंशनल सबमरीन्स में देखिए जो सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग होती है वो होती है उसकी कि उसकी बैटरीज को चार्ज करने के लिए सबमरीन को सरफेस पे आना होता है और वो बड़ा वल्नरेबल टाइम होता है। ठीक है। हम इसको कहते हैं डिस्क्रीट कितना रह सकती है सबमरीन, क्योंकि सबमरीन अगर डिटेक्ट हो जाए तो शी इज कंसिडर्ड एज डिस्ट्रॉयड। ठीक है जी। तो इसलिए जो है ना सबमरीन की ये सलाहियत बढ़ाने के लिए तो उसमें फिर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन का किया गया है। ऑल्दो हमने इसको पहले वाली सबमरीन्स में भी अप्लाई किया, लेकिन अब ये ज़्यादा बेहतर तौर पर इसमें इंक्लूड किया गया है इसके पैकेज में। और उससे फिर ये जो सबसे बड़ी जो उसका प्लस है वो यही होगा कि ये सबमरीन्स ज़्यादा देर रह सकेगी। उससे क्या फ़र्क पड़ता है, उससे ओवरऑल एंड्योरेंस एंड रीच ऑफ द सबमरीन इंक्रीजेस, उसकी डिस्क्रीटनेस इंक्रीजेस, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट देन टू डिटेक्ट हर। ठीक है। नवीद साहब, AIP टेक्नोलॉजी आखिर क्या है और इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कितने दिन तक ये जो हंगोर सबमरीन है पानी के अंदर छुपी रह सकती है? जी, ये जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है ये एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी है। पहले जो थी वो पुरानी सबमरीन्स के अंदर बैटरीज होती हैं, ठीक है, और वो बैटरीज को चार्ज करना पड़ता था ऊपर आपको सरफेस पे आके, और फिर उनको एयर से ऑक्सीजन लेकर फिर आपको वो चार्ज करना पड़ता था। अभी ये वाली जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन है इसमें डिफरेंट न्यूअर टेक्नोलॉजी है, जिसमें कुछ में सेल्स यूज होते हैं और ये जो बैटरीज हैं ये भी बेहतर हैं। तो उसमें ये होता है कि आपका ये जो पीरियड है ना टू कम अप एंड टू चार्ज द बैटरीज, वो एक किस्म का आसानी में समझने में यही समझें कि वो प्रोलॉन्ग हो जाता है। और वो पीरियड जब बढ़ जाएगा तो वो सबमरीन की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी टू रिमेन अंडर वाटर। ठीक है, आपने रिमेन अंडर वाटर की तो बात की है। AIP टेक्नोलॉजी की वजह से क्या ये दुश्मन के रडार से बचने में कामयाब हो पाएगी, और कितने दिन तक ये, कितने टाइम तक ये बच सकती है? अच्छा, जो रडार से बचने की देखिए सलाहियत वो कुछ और भी
उसमें एप्लीकेशंस होती हैं। हाँ। जैसे सोनार से बचना हो, हाँ। क्योंकि जो एक्चुअल जब सबमरीन अंडर वाटर है तो उसके ऊपर एक्ूस्टिक्स के यानी कि जो साउंड वेव्स हैं उनसे सोनार ऑपरेट करता है। ठीक है। तो वो जो है ना उसके अंदर एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, जैसे कुछ रेडार एब्जॉर्बेंट या सोनार की ऐसी कोई टाइल्स हैं जो एब्जॉर्ब कर जाती हैं एक्ूस्टिक वेव्स को। और इसी तरह रेडार एब्जॉर्प्शन मटेरियल्स होते हैं जो रेडार पे जब वो सरफेस पे हो तो वो पिक ना हो सके। तो ये सब जो हैं इस सामरीन के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। उसकी डिटेक्टेबिलिटी बहुत डिफिकल्ट है। वैसे भी सामरीन्स को बहुत आसानी से नहीं मिलती, क्योंकि हमारे पानी में कुछ ऐसी साउंड वेव्स का ट्रेवल है जिसमें जो सबमरीन्स के लिए बहुत फायदेमंद है। ठीक है। अच्छा नवीद साहब, आपने अभी जिक्र किया था कि 4 शिप जो सबमरीन्स हैं वो चाइना में बनेंगी और 4 पाकिस्तान में बनेंगी। पाकिस्तान की अपनी जो दिफाई सनत है उसको किस हद तक फ़ायदा होगा 4 सबमरीन्स बनाने से? बहुत फ़ायदा होगा। देखिए, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है। उसमें ये होता है कि आप एक चीज़ है कि आप कितने % चीज़ें आप अपनी इंडस्ट्री से लेंगे। ठीक है ना। हाँ। और जूं ये और चीज़ कैसे बढ़ती है या तब जब आपको उसकी ज़रूरत हो। जब इन चीज़ों की ज़रूरत हो तो नीडेड इंफ्रास्ट्रक्चर अपने आप इम्प्रूव करता है। जब मुझे कुछ सर्टन मैं इसको आसान ज़बान में कहूँ कि कोई ऐसे मुझे जैसे मोटरसाइकिल है, जैसे गाड़ी है, जब वो आ जाती है तो उसके मैकेनिक्स और उसके स्पेयर पार्ट्स वो अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आप उनको खुद बनाने की कोशिश करते हैं, फिर वो बनाना शुरू कर देते हैं। इससे ओवरऑल फायदा ये हो रहा है कि आपकी अपनी जो लोकल इंडस्ट्री है उसकी सलाहियत बढ़ती चली जाएगी और इवेंचुअली आप फिर क्योंकि ये जो मिलिट्री लेवल की चीजें होती हैं उसके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट होते हैं। तो नवीद साहब, चलें ये वाली बात तो आपने कर दी है, अपनी जरूरत की तमाम सबमरीन्स फिर पाकिस्तान खुद बनाने के काबिल हो जाएगा फ्यूचर में? इंशाल्लाह, देयर इज नो डाउट। ठीक है, एब्सोल्युटली नो डाउट। आप बिल्कुल इसके बारे में यकीन रखें। पाकिस्तान ने वो काम किए हैं जो कोई मुल्क नहीं कर सका। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अभी हम क्योंकि मार्का हक की जो फर्स्ट एनिवर्सरी है वो भी मना रहे हैं, आपका ध्यान में उधर भी लेके जाऊंगी कि 1 साल पहले की जब हम बात करें, पाक एयरफोर्स भी मैदान में थी, पाक फौज भी मैदान में थी, पाक नेवी भी मैदान में थी। आप उस टाइम के कुछ वाकयात हमारे साथ शेयर करेंगे, किस तरह से इंडिया को धूल चटाई है उन्हीं के पानियों में? पहले तो ये था ना कि ज़रा पाकिस्तान एयरफोर्स से हम थोड़े से जेलस हैं। अच्छा। सारा जो है वो शो वो उन्होंने कैप्चर कर लिया। उन्होंने दुश्मन को बिल्कुल सामने और नजर आ रहा था सब कुछ, और बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा। लेकिन मैं देखो, नेवल वॉरफेयर ज़रा डिफरेंट होता है। हर वॉरफेयर डिफरेंट होता है। ज़मीन में डिफरेंट होता है, एयर में डिफरेंट होता है, इसी तरह समंदर में डिफरेंट होता है। समंदर में आपको अपनी रेडीनेस रखनी पड़ती है। तो जो हम कहते हैं ना प्री वॉर फेज या ऐसा फेज जहाँ पे टेंशन बढ़ गई हो दो फरीक के दरमियान, तो नेवी ऑलरेडी डिप्लॉयड होती है। और अभी जो सिचुएशन है हमारे साथ जो चल रहा होता है, हमारी नेवी एक परपेचुअल रेडीनेस में रहती है, हमेशा रेडी होती है। एज वी आर टॉकिंग एट द मोमेंट, इस वक्त भी हमारे कुछ यूनिट्स जिनकी ड्यूटी है वो अपनी अपनी जगह पर मौजूद हैं और वो बहुत सा काम कर रहे हैं सिचुएशनल अवेयरनेस का, मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस का, और हमारे हेडक्वार्टर्स में हमारे पास कंप्लीट पिक्चर है 24/7। ठीक है। तो इसी तरह उस वक्त भी मौजूद थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि नेवी का फंक्शन क्या है। ये आपका जो सवाल है तो थोड़ा सा चाहता है कि एक्सप्लेनेशन हो ताकि लोगों को समझ आए कि नेवी क्या करती है। एग्जैक्टली। जो हमारी सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशंस हैं, यानी कि वो गुजरगाहें जहां से हमारे पास सामान आता है, जैसे एनर्जी है। आज कल आप देख रही हैं ना, हुर्मुज बंद है, एनर्जी की प्राइसेस कहाँ चली गई हैं। अब आप सोचें कि एनर्जी पाकिस्तान की बंद हो जाए, ठीक है, तो मुल्क जंग जीत सकता है? नहीं जीत सकता। क्योंकि हर चीज के लिए आपको फ्यूल चाहिए, फिर आपको स्पेयर पार्ट्स चाहिए, तो आपको और बहुत ऐसी कमोडिटीज हैं जिनकी बहुत जरूरत है। उन सब और 95% का जो रिलायंस है ना, वो सी ट्रेड पे है।
बिल्कुल, ठीक है। हाँ, तो अब उसके लिए आपको एक पोटेंट नेवी चाहिए जो उनको प्रोटेक्शन दे सके उन जहाजों को जो आपका सामान लेकर आ रहे हैं। तो ये प्राइम फंक्शन है बहरिया का। अब मैं आपको पूछता हूँ कि मई पिछले साल 2025 में जो पूरा एपिसोड हुआ, कहीं आपको महसूस हुआ कि कोई इंटरप्ट हुआ, कोई एनर्जी कम हुई, कोई चीज नहीं आई? इसका मतलब है फंक्शनल थी मुल्क में। इसका मतलब है कि कोई जाग रहा था, बिल्कुल, कोई काम कर रहा था, जाग रही थी। ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है आपसे दूसरा, पहला तो मैंने आपसे कहा ना कि हमारी ट्रेड कंटिन्यूस अनइंटरप्टेड रही, फ्लो ऑफ ऑल द थिंग्स, वन। सेकेंडली, अब जिसका बहुत इंडिया वावेला मचाता है कि हमारे पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि हमारे पास नहीं है, और राइटली सो। उनका फंक्शन और है, हमारा फंक्शन और है। तो एयरक्राफ्ट कैरियर उनका INS विक्रांत जो था वो 400 मील पे था। अच्छा, ठीक है। अब हम पूरी तरह उस पे उसको जानते थे, वो किधर मूव कर रहा है, उसकी एक एक मूवमेंट हमारे पास थी। ठीक है। और वी वर विशिंग कि वो किसी तरह और क्लोज आए। तो फिर हम उसको इंटरडिक्ट भी करेंगे। ठीक है। और हमारे पास उनके अपने पूरे प्लान्स बने हुए हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये उनको भी मालूम है, तो उन्होंने जब देखा कि एयरफोर्स ने इस बुरी तरह हमें मारा है, तो उन्होंने कहा पता नहीं नेवी में और क्या क्या छुपा हुआ है। तो उन्होंने फिर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को फर्दर साउथ कर दिया और नीचे ले गए, और उन्होंने हमें यानी कि आउट ऑफ द हार्म्स वे वो रखना चाहते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो बहर अरब में मौजूद हैं, वो ईरानियंस के कोस्ट के करीब नहीं जाते। बिल्कुल, ठीक है ना। तो जब आप किसी की रेंज में आ जाते हैं ना, तो वो आपके, और एयरक्राफ्ट कैरियर ये एक बहुत प्राइज टारगेट है। अब आप सोचें, अगर हम उसको, और इंशाल्लाह किसी दफा मौका मिला तो जरूर हिट करेंगे। तो फिर वो जो उनकी है सारी सुप्रीमेसी, वो खाक में मिल जाएगी। पहले ही हो चुकी है। तो वो फर्दर नेवल एस्पेक्ट्स में भी वो बहुत बुरी तरह उनके यानी कि मजरूह होगी। ठीक है। तो उससे एक साइकोलॉजिकल, इसका मतलब ये हम बात दुरुस्त कर सकते हैं कि विक्रांत पाक नेवी के डर से मैदान ही छोड़ के भाग गया। एब्सोल्युटली। देखे ना, जो मोहल्ले का बदमाश होता है, वो घर के पास कब आएगा? जब वो जानता है कि मैं इसको कर सकता हूँ टैकल। अब जब उसको पता है कि मुझे ज्यादा जोर से पड़ेगी, तो वो कभी नहीं आएगा। ठीक है। नवी साहब, एक और चीज़ जो अभी पिछले ही दिनों इंडिया में एक अरदमन नाम की सबमरीन अपने पानी में उतारी गई है, और मैं आपका एक और भी पॉइंट यहाँ पे रेज करना चाहूँगी कि जो उनके इंडियन डिफेंस मिनिस्टर थे वो घबरा रहे थे उस सबमरीन में उतरने से, और उसके बारे में, सबमरीन के बारे में ही कहा जाता है कि सी बेस्ड न्यूक्लियर डिटरेंस कर सकती है। तो क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है? देखिए, जो इनके पास शुरू में जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था सबमरीन्स का, ATV के नाम से था वो, और वो इन्होंने रशिया से ली थी अकूला क्लास, और वो लेके ये उसके ऊपर यानी कि प्रेपरेशंस ट्रेनिंग करते रहे, और उसके बाद इन्होंने इंडिजिनसली बिल्ड के ऊपर भी काम किया है, विच आई डाउट के उनकी कैपेबिलिटी कैपेसिटी है। देखिए, जो इनके पास इवन रशियन एयरक्राफ्ट थे ना, MiG-21, उनको कहते हैं फ्लाइंग कॉफिन्स। अच्छा जी। तो इस तरह इनकी जो अभी वो प्रोवेस नहीं है इनके पास, लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अपने एनिमी को कभी वीक नहीं लेना चाहिए, हमें प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट होना चाहिए। एनीवेज, वो जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं वो खुद उसमें नहीं उतर रहे, तो ये इस बात का सबूत है कि उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है अपनी टेक्नोलॉजी पे कि वेदर ये चल सकेगी या ये, क्योंकि ये बहुत आसान टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर खत्म जी, ये देखिए आप रशियन सबमरीन कितनी देर से कर रहे हैं, और उसकी आपको याद है एक सबमरीन थी कर्स्क, वो डूब गई थी विद ऑल ऑन बोर्ड, और फिर उसमें बचने का चांस कोई नहीं होता। तो वो मेरे ख्याल में शायद इस वजह से जरा घबरा रहे थे कि अगर मैं ट्रायल्स पे निकला और ये सबमरीन वापस ही ना आई तो मैं किधर जाऊंगा। बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है इंडियन एयरफोर्स ने तो धोखा दे दिया था डिफेंस मिनिस्टर को।
अब उनको यही डर था कि उनकी जो इंडियन नेवी है वो भी उनको धोखा ना दे दे और वो कहीं डूब ही ना जाए। चले, इंडिया की तो बात हो गई है, लेकिन अभी क्योंकि हमारा बॉर्डर जो है ईरान की साइड पे, जो हमारा नेबरहुड कंट्री है, वहाँ पे भी जंग चल रही है और पाकिस्तान नेवी ने आबनाए हुर्मुज़ में जो एक ऑपरेशन किया था मुहाफ़िज़ुल बहर, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, किस तरह से स्कोट किया था शिप्स को और पाकिस्तान बाहिफाजत लेकर आए थे अपने सारे शिप। जी जी बिल्कुल। पहली तो ये एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की सफारती कामयाबी है बिल्कुल कि देखें जहां ईरान ने सारे ममालिक के जहाज़ों को रोका हुआ है और कोई कंट्री उसका शिप वहां से गुजर नहीं रहा था, बिकॉज इट वाज एन एक्टिव वॉर जोन, और उन्होंने ये भी कहा था कि हुर्मुज़ बंद है। तो उसमें पाकिस्तान फ्लैग शिप्स को अलाउ करना ये एक बहुत बड़ी सफारती कामयाबी है। अच्छा, जब ये हो गया तो हमें उन शिप्स के लिए एस्कॉट, क्योंकि हमें इजराइल और उससे तो नहीं एक किस्म के सिक्योरिटी ब्लैंकेट में थे, वो ये चाहते हैं कि जैसे अभी ईरान ने यूएस ने तो कहा हुआ है ना कि हुर्मुज़ हमने बंद की हुई, ब्लॉकेड किया हुआ है। उन्होंने एक डिस्टेंट ब्लॉकेड किया हुआ है हुर्मुज़ का फॉर ऑल दी शिप्स गोइंग टू और कमिंग आउट ऑफ ईरान। ठीक है। तो इस तरह आपको ये नहीं पता फिर कि कौन इसका फायदा उठाते हुए आपके ऊपर अटैक कर सकता है। तो कीपिंग दिस इन माइंड, ठीक है, पाकिस्तान नेवी ने ये ऑपरेशन किया मुहाफ़िज़ुल बहर, और उसमें अपने शिप्स को जो उनके लिए ला रहे थे एनर्जी, उनको एस्कॉर्ट करने का एक पूरा भरपूर मंसूबा होता है, उसका एक तरीक़ेकार होता है। उसमें जहाज़ जो होते हैं वो उसको हर किस्म की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, एंटी एयर, एंटी सरफेस एंड एंटी सबमरीन, ताकि उसको किसी भी तरफ से जो हमारा हाई वैल्यू यूनिट है, जो हमारा कार्गो लेके चल रहा है, उसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो वो पाकिस्तान ने किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसको बाहिफाजत अपनी पोर्ट तक पहुंचाया। नवी साहब, जो नौजवान पाक नेवी में आना चाह रहे हैं, भर्ती होना चाह रहे हैं, उनकी ज़रा ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे नौजवान वीडियोस देख के ना बड़ा इंप्रेस भी हो जाते हैं, कुछ डर भी जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी, एसएसजी कमांडोज जो नेवी के थे, उनकी ज़ेरे ज़मीन जो समंदर की तय है, वहाँ पर कोई इवेंट हुआ था, कोई सेरेमनी हुई थी। तो ये क्या ट्रेनिंग है, किस तरह से किसी नौजवान को तैयार किया जाता है नेवी के लिए? वेरी गुड आइडिया। देखिए, पहले तो मैं बच्चों को ये कहूँगा कि कोई भी आप चूज करें, आपने मीडिया चूज किया, मैंने नेवी चूज की, और कोई और चीज लेता है, आर्मी लेता है, डॉक्टर लेता है, आप जब चूज करते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन फिर उसमें आपको अपना तन मन धन सब डाल देना चाहिए, जो भी आपने चूज किया है। एंड देन यू शुड नॉट बी सेकंड, यू शुड बी नंबर वन, जहां भी जाएं आप। और नेवी इज अ वंडरफुल फोर्स, जहाँ पे आप पूरी दुनिया घूम सकते हैं, देख सकते हैं, और शहादत का जज्बा है तो वो भी आप पूरी तरह। और जो आपने वीडियो बात की, तो वो हमारे अंदर जो सबसे बिल्कुल ही पागल होते हैं वो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में जाते हैं। अच्छा, वो बहुत ही, वो अपनी जान हथेली पर रख कर रहते हैं हर वक्त। क्यों? उनके जो मिशंस होते हैं ना, वो बिहाइंड द एनिमी लाइंस होते हैं। उनमें वो कई दफा जाते हैं जो लोगों को पता भी नहीं चलते, और वो जाते हैं और वो हो सकता है कि वापस भी ना आए। तो ये चीजें वो होती हैं, इनके अंदर एक बहुत स्ट्रांग ब्रदरहुड होता है। ये बहुत अच्छा इवेंट था और ये बड़ा अच्छा आइडिया है कि उसको क्योंकि स्पेशल सर्विसेज ग्रुप जो आर्मी के हैं वो तो चिराट का करते हैं सारा। हमारे जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वाले हैं वो एडिशनल एक प्रोवेस हासिल करते हैं डीप सी डाइविंग की। वो जो डाइविंग करते हैं उसमें वो बहुत से फंक्शंस कर सकते हैं, उसमें डेमोलिशन है, उसमें और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो वो नीचे तह में समंदर की जाकर करते हैं। तो उसके हवाले से उन्होंने इसको बताने के लिए कि हम यहाँ के लोग हैं, जैसे कहते हैं ना, मैन फ्रॉम एटलांटिस। एटलांटिस एक पुराने जमाने की सिटी है जो पानी में, तो वो ये लोग बहुत मतलब इनकी ट्रेनिंग बहुत टफ होती है, बहुत टफ होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे रियर एडमिरल नवीद रिजवी साहब। और जनाब, पाकिस्तान की चाहे बहरी फौज हो, बरी हो या फिर फिजाई हो, सारी अफवाज इस टाइम बिल्कुल तैयार हैं और इसका सबूत मार्का हक में भी दुनिया को मिल चुका है। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त, अगले एपिसोड में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।